हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। वीडियो के एंड में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का टॉपिक। सपोज क्वेश्चन में पूछा जाए, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पेंटागन्स फॉर्म्ड फ्रॉम 10 पॉइंट्स इफ 6 आर कोलिनियर। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे कि ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो रही हो, उसमें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कैसे यूज़ करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स के पहले सेट ऑफ क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ देर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वगैरह, ये सब चीज़ें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये सपोज करते हैं कि हमारा प्लेन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं n, उसमें से ये जो m पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये सब एक स्ट्रेट लाइन में है, बाकी कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स अगर फाइंड आउट करना हो तो स्ट्रेट लाइन हमें पता है कि 2 पॉइंट को जोड़ के बनती है और वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स NC2 हो जाएंगे, लेकिन इसमें से इन m पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट को अगर हम जोड़ के लाइन बनाएंगे तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट लेंथ की होती है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी और पूरा यहाँ तक जाएगी और ये सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करेगी बीच में। तो NC2 माइनस MC2 प्लस 1 होगा। ये हमने माइनस MC2 क्यों किया? क्योंकि अगर ये m पॉइंट्स एक साथ हैं तो इनसे जुड़ने वाली लाइन सिर्फ एक ही होगी। तो ये MC2 कोई भी 2 पॉइंट अगर हम लें तो वो एक्चुअली में एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, उन 2 पॉइंट्स से बनने वाली। इसलिए यहाँ पे हमने माइनस MC2 कर लिया। नेक्स्ट, अगर हमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स देखने हो तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स हमारा NC2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास 4 पॉइंट हैं जो कि कोलिनियर हैं, A B C D। तो यहाँ पे हम कोई से भी 2 पॉइंट को जोड़ेंगे तो वो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल AC जो हमारा लाइन सेगमेंट होगा वो AB से अलग होगा। इसी तरह से BD जो लाइन सेगमेंट होगा वो हमारा BC से अलग होगा। तो ये सारे के सारे अलग अलग लाइन सेगमेंट हमें मिल रहे हैं कोई से भी 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन बना के। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट जो है वो सिर्फ NC2 रहेगा। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो रहेगा वो रहेगा NC2 माइनस MC2 प्लस 1। नेक्स्ट, अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे तो यहाँ पे जो हमारे n पॉइंट है उनमें से कोई भी 3 पॉइंट को अगर हम मिलाते तो हमारा एक ट्राइंगल बन जाता, लेकिन m पॉइंट क्योंकि एक साथ है तो उसके सारे केस हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा NC3 माइनस MC3। नेक्स्ट, अगर हमें फाइंड आउट करना नंबर ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, क्वाड्रिलैटरल्स मतलब कि 4 पॉइंट से बनता है, तो NC4 अगर हम 4 पॉइंट का कॉम्बिनेशन बनाए तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिलेंगे NC4। यहाँ पे लेकिन 2 तरह से हमारी क्वाड्रिलैटरल नहीं बन पाएंगे। पहला तरीका तब होगा जबकि हमने ये जो नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स हैं इनमें से कोई 3 पॉइंट लिए और एक पॉइंट बाहर से हमने कहीं से ले लिया, तो ये क्वाड्रिलैटरल नहीं होगा क्योंकि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है और जब ये पॉइंट इनसे कंबाइन होगा तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसलिए जब हम ये n माइनस m पॉइंट्स हैं इनमें से जब हम एक पॉइंट लेंगे n माइनस m C1 वेज में और इन m में से कोई 3 लेंगे इंटू m C3 तो हमारा क्वाड्रिलैटरल नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर हमने चारों के चारों पॉइंट्स इसी m में से ले लिए तो भी क्वाड्रिलैटरल नहीं बनेगा, तो इसलिए माइनस MC4 भी होगा। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलैटरल ये हमारे हो जाएंगे NC4 माइनस n माइनस m C1 इंटू MC3 माइनस MC4, ये टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स होंगे हमारे। इसी तरह से अगर हमें नंबर ऑफ पेंटागन फाइंड आउट करने हैं तो पेंटागन जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेंटागन हमारे हो पाते पॉसिबल अगर कोलिनियर पॉइंट नहीं होते तो वो हो जाता NC5। लेकिन अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो अगर हमने 3 पॉइंट एक साथ ले लिए या फिर 4 पॉइंट भी एक साथ ले लिए और या फिर 5 पॉइंट भी एक साथ ले लिए, ये सारे केसेस में जो हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे वो पेंटागन नहीं होंगे। तो अगर हमारे 5 पॉइंट्स हम लेते हैं m में से तो वो हो जाएंगे माइनस
MC5, ये केस माइनस होंगे। इसके बाद अगर हम कोलिनियर पॉइंट में से 4 लेते हैं और एक पॉइंट n-m नॉन कोलिनियर में से लेते हैं तो वो हो जाएगा n-m C1 इंटू MC4। और अगर हम यहाँ पे कोलिनियर में से 3 पॉइंट लेते हैं तो उसी तरह से ये हो जाएगा, तो हमारे n-m में से 2 पॉइंट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा n-m C2 इंटू MC3। इस तरह से हेक्सागन वगैरह के लिए भी हम निकाल सकते हैं। बस हमें ये देखते रहना होगा कि ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं जहाँ पर कि वो अलाउड नहीं हो पा रहा है कि हमारी जो बेसिक ज्योमेट्री है वो फॉर्म हो सके, वो कहाँ नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 10 पॉइंट हैं जो कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उनमें से 6 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब 4 पॉइंट हैं जो कि नॉन कोलिनियर हैं हमारे। अब यहाँ पे अगर हमें पेंटागन फॉर्म करना है तो टोटल नंबर ऑफ पेंटागन ये हमारे होते 10C5। लेकिन कौन कौन से हमारे केसेस नहीं हो सकते, जब हमने नॉन कोलिनियर में से 1 लिया और कोलिनियर में से 4 लिए, या फिर हम अगर ले लेते नॉन कोलिनियर में से 2 और कोलिनियर में से 3, या फिर अगर हम ले लेते नॉन कोलिनियर में से 0 और कोलिनियर में से 5, तो ये हमारा हो जाता। अगर हम नॉन कोलिनियर में से 1 लेते तो -4C1, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 4 में से किसी एक को लेते 4C1 वेज में, और इनटू जो कोलिनियर हैं 6 हैं, 6C4 माइनस ये दूसरा केस होता 4C2 इंटू 6C3, और ये तीसरा केस होता माइनस 4C0 हमारा 1 ही हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको लिख नहीं रहे हैं 6C5। तो एक्चुअली में जो टोटल नंबर ऑफ पेंटागन्स हमारे अलाउड होंगे वो इतने ही होंगे, 10C5 माइनस 4C1 इंटू 6C4 माइनस 4C2 इंटू 6C3 माइनस 6C5। अब नेक्स्ट टाइप का ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। इफ देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच नो 3 आर कोलिनियर, देन टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। मतलब कि हमारे पास अगर एक प्लेन है जिसमें कि n पॉइंट्स हैं, तो इन n पॉइंट्स से बनने वाली जो लाइंस होंगी ऐसे, और ये लाइंस कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास n पॉइंट्स हैं, उसमें से कोई से भी 2 पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे NC2 इतने नंबर ऑफ लाइंस होंगे। इसको इस NC2 को हम मान लेते हैं हमारा x, तो हमारे पास x नंबर ऑफ लाइंस हो गए। अब इन x में से कोई से भी 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एक इंटरसेक्शन का पॉइंट बनेगा, तो XC2 ये नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उन लाइंस से जो कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स का आंसर होगा XC2, जहाँ पे कि x हो जाएगा हमारा NC2। n है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स और सारे के सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट एक पूछा जाता है कभी कभी, नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म्ड बाय पॉलीगन हैविंग n साइड। तो सपोज कि हमारा पॉलीगन है कोई जिसमें टोटल n साइड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ साइड्स, तो n साइड्स हैं तो इसलिए n पॉइंट्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है तो उसमें 3 साइड होते हैं, तो उसमें 3 पॉइंट भी होते हैं। रेक्टेंगल होता है तो उसमें 4 साइड होते हैं तो 4 पॉइंट होते हैं। इसी तरह से अगर कोई n साइडेड पॉलीगन होगा तो उसमें n पॉइंट्स भी होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो इन n पॉइंट्स को जोड़ के बनेगी वो होगी हमारी NC2। लेकिन इन NC2 में से n जो है ये साइड्स ऑफ पॉलीगन हैं, तो इसलिए उस NC2 में से हम n माइनस कर देंगे तो वो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n, ये हो जाएगा हमारा n इंटू n माइनस 3/2। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पेंटागन है, पेंटागन मतलब 5 साइड का पॉलीगन, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे, तो ये हो जाएगा 1
2 3 4 5। अब अगर हम n इक्वल टू 5 इस फॉर्मूला में डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5-3/2। तो ये 5-3 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो इस तरह से 5 हमारे पास डायगोनल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे होंगे nc2 माइनस n किसी भी n साइडेड पॉलीगन में। नेक्स्ट, अब अगर हमें देखना हो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स फॉर्म्ड इफ n पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय डिफरेंट सेट ऑफ n पैरेलल लाइंस, मतलब कि हमारे पास n पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक अलग m पैरेलल लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने फॉर्म होंगे? पैरेललोग्राम हमें पता है कि उसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होते हैं। तो ए बी सी डी ये हमारा पैरेललोग्राम कहलाएगा अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए डी पैरेलल टू बी सी है। तो यहाँ पे हमें कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर लेनी है n में से और कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर लेनी है n में से, तो हमारा एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे nc2 इंटू mc2। नेक्स्ट, अगर हमें फाइंड आउट करना हो नंबर ऑफ रोम्बस फॉर्म्ड इफ n पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ डिफरेंट सेट ऑफ n पैरेलल लाइंस, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास n लाइंस हैं और ये इंटरसेक्ट हो रही हैं अलग n पैरेलल लाइंस से, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल है और जो वर्टिकल है दोनों n और n है, यहाँ पे m और n थे। तो रोम्बस हमें पता है कि रोम्बस वो पैरेललोग्राम होता है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, मतलब कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, और ऑफ कोर्स ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी होगा। इसको हम कैसे करेंगे ये हम एक स्पेसिफिक केस देख लेते हैं और फिर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारी चार पैरेलल लाइंस हैं ए डी ई एच आई एल और एम पी, ये हमारी चार पैरेलल लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल, और ए एम बी एन सी ओ और डी पी ये चार पैरेलल लाइंस हैं हमारी वर्टिकल। ये 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का है, मतलब कि ये जो एक एक यूनिट की लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी ये 1 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स हमारे कैसे होंगे ये ज़रा हम केसेस देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के पैरेललोग्राम्स होंगे। एक पैरेललोग्राम होगा हमारा ये, दूसरा, तीसरा, 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 पैरेललोग्राम्स हमारे होंगे 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट पैरेललोग्राम हमारा होगा 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का। तो इन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर कौन सा होगा? ए सी के आई ये हो जाएगा एक, दूसरा हो जाएगा बी जे एल डी ये हो जाएगा दूसरा। सिमिलरली ई जी ओ एम ये हो जाएगा तीसरा, और एफ एन पी एच ये हो जाएगा हमारा चौथा। तो 4 पैरेललोग्राम्स हमारे होंगे 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट, तीसरे तरह का पैरेललोग्राम हमारा हो सकता है जिसका साइज हो 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। ये एक ही पैरेललोग्राम हमारा होगा जैसा कि हम देख सकते हैं ए डी पी एम ये हो जाएगा हमारा एक। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम ये हमारे हो गए 1 + 4 + 9। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। यहाँ पे ये जो 3 है ये जैसा कि हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारे 4 थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों 4 लाइंस थे, तो इसलिए ये 3 पे आके रुक गया। अगर 5 होते तो यहाँ पे +4 स्क्वायर भी हो जाता, अगर 5 होते तो। इसी तरह से जितने होते रहेंगे उतना -1 स्क्वायर हो। तो इन जनरल नंबर ऑफ रोम्बस ये हमारे हो जाएंगे समेशन के स्क्वायर के इक्वल टू 1 to n-1, जहाँ पर कि n ये है हमारे नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस, और हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस और वर्टिकल पैरेलल लाइंस ये दोनों इक्वल हैं। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करने का।
इसी तरह से कभी कभी पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइज n बाई n, मतलब कि ये हमारा एक स्क्वायर है n सेंटीमीटर बाई n सेंटीमीटर का है, ये n है और ये भी हमारा n है। तो अगेन ये हो जाएगा हमारा, अब n सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, जब n सेंटीमीटर है तो इसका मतलब कि n प्लस 1 ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगे, पैरेलल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, n प्लस 1 हॉरिजॉन्टल लाइंस और n प्लस 1 वर्टिकल लाइंस। यहाँ पर भी जैसा कि हमने देखा था कि अगर 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर था तो 4 पैरेलल लाइंस थे हॉरिजॉन्टल और 4 पैरेलल लाइंस थे वर्टिकल। तो इस तरह से अगर n बाई n का है तो n प्लस 1 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो अब हमें इन n प्लस 1 हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स को चूज करना है और यहाँ भी इन वर्टिकल n प्लस 1 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स को चूज करना है। तो ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 C2 इंटू n प्लस 1 C2। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये एक रेक्टेंगल है जो कि हमें बनाना है तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल पॉइंट ये वाले चूज करेंगे, ये दोनों, और वर्टिकल पॉइंट ये दोनों चूज कर लेंगे तो हमारा ये रेक्टेंगल हमें मिल जाएगा। इसी तरह से सारे रेक्टेंगल हम कोई भी 2 सेट ऑफ पॉइंट्स चूज कर लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में, तो हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएंगे। अब इसमें भी अगर हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं फॉर साइज n बाई n, तो जैसे कि यहाँ पे था समेशन ऑफ k स्क्वायर k इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, यहाँ भी हो जाएगा समेशन ऑफ k स्क्वायर k इक्वल टू 1 टू n, क्योंकि यहाँ पे n जो है ये लेंथ है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस यहाँ भी हमारा n प्लस 1 है। तो अगर हम ऐसे करें कि k स्क्वायर k इक्वल टू 1 टू n प्लस 1 माइनस 1, तो ये भी प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और n बचेगा। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ स्क्वायर ऑफ साइज n बाई n ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड इन अ रेक्टेंगल ऑफ n बाई p साइज, मतलब पहले जो हमारे लेंथ थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्वल थे, अगर वो अनइक्वल हो जाएं तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे n बाई p है तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे हो जाएंगे हमारे n प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वर्टिकल में हो जाएंगे हमारे p प्लस 1। तो अगर हमें रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने हैं तो ये बहुत सिंपल होगा, n प्लस 1 C2 इंटू पी प्लस 1 C2। अगर इसकी जगह पे हमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड इन अ रेक्टेंगल ऑफ n बाई p साइज, तो उसको कैसे करेंगे ये हम एक एग्जांपल से देखेंगे। सपोज ये हमारा एक रेक्टेंगल है 4 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर जिसका कि हाइट है 3 सेंटीमीटर और ये हमारा लेंथ आ रहा है 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि कितने अलग अलग स्क्वायर्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर साइज के स्क्वायर। तो सबसे पहला स्क्वायर हो जाएगा हमारा ABGF, ये हमारा पहला स्क्वायर होगा। फिर दूसरा होगा BCHG, फिर इसी तरह से ये हमारा तीसरा स्क्वायर होगा और ये चौथा। इसी तरह से सेकंड रो में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 स्क्वायर होंगे, 1 2 3 और 4। इस तरह से तीसरे रो में भी 4 स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के 12 स्क्वायर होंगे टोटल, 4 स्क्वायर हर एक रो में। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो ये हम देख सकते हैं ACMK, ये पहला स्क्वायर होगा, दूसरा होगा BDNL और तीसरा होगा CEOM। तो ये हमारे 3 स्क्वायर होंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो FHRP ये हमारा चौथा स्क्वायर होगा, GISQ ये पांचवा और HJTR ये छठा स्क्वायर। तो 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर के हमारे 6 स्क्वायर होंगे। अब इसके बाद अगर हम 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर देखें तो ये हमारा पहला स्क्वायर होगा ADSP और दूसरा स्क्वायर होगा BETQ, ये हमारा दूसरा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 2 ही स्क्वायर होंगे। इस 12 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 बाई 3 और ये हो जाएगा 3 बाई 2 और ये हो जाएगा 2 बाई 1। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स में एक पैटर्न है, ये जो
पहला नंबर है ये भी डिक्रीज कर रहा है और दूसरा नंबर जो है ये भी डिक्रीज कर रहा है। तो इसको हम इन जनरल इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन 5 माइनस के इंटू 4 माइनस के इक्वल टू 1 से लेके 3 तक जाएगा। जब हमारा k इक्वल टू 1 होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 ये पहला। जब हमारा k इक्वल टू 2 होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 यहाँ पे, और जब हमारा k इक्वल टू 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 यहाँ पे। यहाँ पे 5 जो है ये है हमारा 4 प्लस 1, 4 जो है वो हमारा बिगर लेंथ है, ये दो अनइक्वल लेंथ है तो एक बड़ा और एक छोटा है यहाँ पे। सिमिलरली 4 जो है ये हमारा स्मॉलर लेंथ है, ये 3 प्लस 1। तो इस तरह से, और ये जो हमारा 3 है ये भी अगेन हमारा स्मॉलर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन जनरल अगर हमारे पास कोई n/p साइज का रेक्टेंगल होगा तो उसमें अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने होंगे तो वो हो जाएगा हमारा समेशन k इक्वल टू 1 से लेके p। यहाँ पे p जो है वो हमारा लेस देन n है, ये हम मान रहे हैं, और n प्लस 1 माइनस के इंटू p प्लस 1 माइनस के, ये जनरल फॉर्मूला रहा करेगा हमारा। नेक्स्ट सपोज कर लेते हैं कि n straight lines are drawn in a paper such that no two lines are parallel, no three are concurrent, and every new line drawn cuts all the previously drawn lines. Then the number of parts into which these n lines cut the paper. मतलब कि सपोज कर लेते हैं ये हमारा एक पेपर है और यहाँ पे n लाइन्स ड्रॉ की गई हैं, n स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ की जा रही हैं, और वो ड्रॉ इस तरह से की जा रही है कि कोई से भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, कोई भी तीन लाइन कंकरेंट नहीं है। कंकरेंट का मतलब तीनों लाइन एक पॉइंट से पास नहीं हो रही हैं, और हर बार जब हम एक नई लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सारी पिछली लाइंस को कट कर ही रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि वो किसी एक लाइन को कट ना करे। तो फिर कितने पार्ट्स में वो इस पेपर को बांट देगी, इसको हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। सपोज हम पहले एक लाइन हमने ड्रॉ किया, तो जब हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो हमें दो पार्ट मिल गए। नेक्स्ट अब हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसको कट करेगी, क्योंकि यहाँ पे है कि वो कट करना चाहिए सारी प्रीवियसली लाइंस ड्रॉन लाइंस को। तो अब यहाँ पे जब हमने दो लाइन ड्रॉ की तो ये हो जा रहा है हमारा 4 को हम लिख देते हैं 2 + 2। नेक्स्ट अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करें जो कि पैरेलल नहीं होनी चाहिए इनमें से किसी के, और कंकरेंट भी नहीं होगी और पिछली सारी लाइंस को कट करेगी, सपोज ये हमारी तीसरी लाइन है। तो अब हमने 3 लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया हमारा 7 को हम लिख देते हैं 2 + 2 + 3। अब अगर हम एक चौथी लाइन ड्रॉ करें जो कि किसी के साथ पैरेलल नहीं हो, ना कंकरेंट हो, और सारी पिछली लाइंस को कट करेगी, तो अब वो देख लेते हैं वो कितने पार्ट में कट होगा। ये हो जाएगा, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो जब हमने 4 ड्रॉ किया तो ये हो रहा है हमारा 11 को हम लिख सकते हैं 2 + 2 + 3 + 4। अगर हम इस पहले 2 को देखें तो इस 2 को भी हम लिख सकते हैं 1 + 1। यहाँ भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 2। यहाँ इसको हम लिख देंगे इसी तरह से 1 + 1 + 2 + 3, और यहाँ ये हो जाएगा हमारा 1 + 1 + 2 + 3 + 4। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जितनी नई लाइन हम ड्रॉ करते हैं, सपोज इसी तरह से अगर हम n तक जाएं तो वो कितने पार्ट में ड्रॉ उसको कट करेगा, वो हो जाएगा 1 + समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली यही होगा, 1 + समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n। नेक्स्ट एक और तरह का प्रॉब्लम आता है ज्योमेट्री में कभी कभी। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है n जिसका कि हॉरिजॉन्टल लेंथ है और p जिसका कि वर्टिकल लेंथ है, और हमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाना है डायगनली।
और हमारे पास केवल जाने का रास्ता है कि हम ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं इनके थ्रू ही जा सकते हैं, ऐसे बीच में से कहीं से नहीं जा सकते हैं। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास P जो है ये टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल स्टेप्स हैं, वर्टिकल मतलब ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ना है, और N जो है ये नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब सीधे बढ़ना है। तो अब हमें इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, हमें n+p टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को कवर करना है। इस प्रॉब्लम को हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि p जो है ये हमारे पास बॉल्स हैं जिन पे लिखा हुआ है v, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल स्टेप्स को, और n जो है वो हमारे पास h की नंबर की बॉल्स हैं, h नाम की बॉल्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को। तो हम ये जो n+p बॉल्स को जब अरेंज करेंगे तो हर एक अरेंजमेंट एक मेथड होगा इस पॉइंट से इस डायगनली अपोजिट पॉइंट तक जाने का। फॉर एग्जांपल अगर हमने सबसे पहले रख दिया v, फिर हमने सारे के सारे h रखते चले गए, और फिर लास्ट में हमने सारे के सारे जो बचे हुए v थे वो रख दिए, मतलब एक v, फिर ये हमारे h वाले बॉल्स, और फिर ये p-1, एक यहाँ पे चला गया है v बॉल, तो p-1 बॉल्स, ये सारे के सारे बॉल्स अगर हमने रखे तो वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा पहले वर्टिकल स्टेप, फिर सारे के सारे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, और फिर बाकी के बचे हुए वर्टिकल स्टेप्स। तो इसी तरह से हर एक अरेंजमेंट एक मेथड होगा इस पॉइंट से लेके डायगनली अपोजिट पॉइंट तक जाने का, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस का यूज़ करते हुए। तो अगर हमारे पास हमें पता है कि अगर एक v बॉल्स हैं जिनका नंबर है p और h बॉल्स हैं जिनका नंबर है n, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इनके अरेंज करने के वो जाएगा हमारा n+p फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये सारे सिमिलर काइंड ऑफ बॉल्स हैं तो ये हो जाएगा p फैक्टोरियल, और ये भी सारे सिमिलर काइंड ऑफ बॉल्स हैं तो ये हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होगा n+p फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।